Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 19 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. अब तक के 18 पार्ट्स में हमने जो टॉपिक्स किए हैं इस चैप्टर में वो हैं टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया, फिर हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की, हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में बात की और हमने नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखी और उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म को समझा। अब इतना कुछ 18 पार्ट्स में करने के बाद इससे पहले कि हम जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या बोलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इससे पहले कि हम टेक्निक्स पे आए, जो टेक्निक्स सेपरेशन की हैं या एनालिसिस की हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उससे पहले हमें अभी और बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमें समझने पड़ेंगे, उसके बाद हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स समझ में आएंगे। तो ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे और इसके बाद जो और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो होंगे इन अब कंसेक्यूटिव वीडियोस में, अगली वीडियोस में जो हम कवर करेंगे वो होंगे फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि फिजन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस सब टॉपिक हम करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, की जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स पे, ये करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, व्हिच मींस अब हम 10 और सब टॉपिक्स इसमें करेंगे जिसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। तो अब हम राइट नाउ इस वीडियो में लेट अस कम टू द टॉपिक कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब रिएक्शन होता है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। तो एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम उसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं मतलब वो रिएक्टेंट है। वो रिएक्टेंट जिसकी रिएक्शन हम समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो हमारा फोकस है, वो कंपाउंड उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर काम हो रहा है वो सबस्ट्रेट है। अब जिसके ऊपर काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, एक रिएजेंट जो उसको अटैक करेगा। अगर उसके बॉन्ड्स तोड़ने हैं, अगर उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी है या सब्स्टिट्यूशन होनी है, तो वो दूसरा रिएक्टेंट जो उस चीज को प्रोवाइड करेगा, उसको आके अटैक करेगा, उसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं या सिर्फ रिएजेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब दो रिएक्टेंट्स तो कम से कम होंगे, पहले एक जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट, और जो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, उसके साथ आके कंबाइन करेगा और उसमें कुछ चेंजेस लाएगा, वो दूसरा रिएक्टेंट जो है उसको रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ कंबाइन करता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, एक इंटरमीडिएट बीच में एक स्टेज बन जाती है। इस इंटरमीडिएट स्टेज में आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिले, लेकिन दोनों रिएक्टेंट्स आपस में इंटरैक्ट करने लग गए और वो कंबाइन हो चुके हैं। पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, रीअरेंजमेंट हो रही है। अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं बने लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेज आपको मिल जाती है। अब इंटरमीडिएट स्टेज बनने के लिए पहले पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे, फिर जब नए बॉन्ड्स बनेंगे वो इंटरमीडिएट टूटकर आपको प्रोडक्ट देगा और साथ में हो सकता है बाई प्रोडक्ट्स दे या ना भी दे। तो आपको इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइदर आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा या एक से ज्यादा प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में क्या फर्क है, जो आपका मेन सब्सटेंस है जो आपको मिलना था। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडस्ट्री बना रही हूँ, एक इंडस्ट्री में को रन कर रही हूँ और मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, तो वो प्रोडक्ट मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ये चीजें जो है ये मेरी रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को यूज करके मैं अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करूंगी, जो जिसके लिए मैंने वो इंडस्ट्री लगाई। उसके साथ मुझे कुछ और बाई प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं जो मेरे उतना काम नहीं आएंगे, लेकिन वो कहीं और
किसी और रिएक्शन में रिएक्टेंट बन सकता होगा या उसका कोई और यूज होगा, लेकिन उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाई। मैंने जो इंडस्ट्री स्टार्ट की थी वो इस प्रोडक्ट के लिए की है और ये मुझे साथ में बोनस मिल रहा है, एक एडिशनल प्रोडक्ट है। सो इंटरमीडिएट जब टूटता है तो वो आपको प्रोडक्ट्स देता है और बाई प्रोडक्ट्स देता है। अब फिर से इनको सबस्ट्रेट और रिएजेंट को अच्छे से समझ लें। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है, इट इज द रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड। वो वाला रिएक्टेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो वो कंपाउंड जो उस कार्बन को प्रोवाइड कर रहा है जिसमें बॉन्ड टूट रहा है या चेंज हो रहा है, वो वाला कंपाउंड जो है वो आपका सबस्ट्रेट होगा। मतलब जो रिएक्शन के लिए कार्बन प्रोवाइड करता है वो सबस्ट्रेट होगा। सो द रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, वो कार्बन देता है नए बॉन्ड के लिए, और जो दूसरा रिएक्टेंट है जो कार्बन शायद नहीं दे रहा है, कोई और एटम दे रहा होगा, वो दूसरा रिएक्टेंट, उसको हम रिएजेंट बोलेंगे। तो आपका मेन कंपाउंड कौन हुआ? सबस्ट्रेट, और जो एडिशनल दूसरा उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है वो हुआ रिएजेंट। कई बार आपके दोनों कंपाउंड्स जो होते हैं, दैट इज सबस्ट्रेट और रिएजेंट, दोनों में कार्बन एटम्स होते हैं और दोनों कार्बन एटम्स प्रोवाइड करते हैं फाइनल बॉन्ड में। तो उस केस में आप किसको सबस्ट्रेट बोलोगे और किसको रिएजेंट बोलोगे? हमने पहले तो बोला कि जो कार्बन देता है वो सबस्ट्रेट हो गया और जो कार्बन नहीं देता है वो रिएजेंट हो गया। लेकिन अगर दोनों कार्बन देते हैं तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो फिर आपकी चॉइस जो होती है आर्बिट्रेरी हो जाती है। आर्बिट्रेरी मतलब थोड़ी सी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट है, फिर रूल्स डेफिनेट नहीं होंगे। तो उस वक्त आप किसको सबस्ट्रेट बोलोगे और किसको रिएजेंट बोलोगे? जो कंपाउंड आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेन प्रोडक्ट में जिसकी कह सकते हैं कार्बन चेन है, वो वाला कंपाउंड जो है उसको आप सबस्ट्रेट बोलोगे, या ये कहोगे कि जिस पे आपका फोकस है वो वाला कंपाउंड सबस्ट्रेट हो गया और दूसरा वाला जो है रिएजेंट हो गया। तो अब आपकी चॉइस जो है डेफिनेट नहीं है। हो सकता है आप इसको रिएजेंट मान लो अगर दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ता है तब कि कौन सा सबस्ट्रेट होगा और कौन सा रिएजेंट होगा। और सच में इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ नाम है जो हम दे रहे हैं कि भाई ये मेन कंपाउंड है और ये रिएजेंट है। आपको रिएक्शन के लिए तो दोनों रिएक्टेंट्स चाहिए ही हैं। सो इफ बोथ रिएक्टेंट्स सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, देन the choice is arbitrary, and in that case the molecule on which attention is focused, अगर दोनों रिएक्टेंट्स कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं नए बॉन्ड को, तो फिर चॉइस आर्बिट्ररी हो गई और जिस मॉलिक्यूल पे आपकी अटेंशन है वो सबस्ट्रेट बन जाएगा और दूसरा वाला कंपाउंड जो है वो आपका वो बन जाएगा रिएजेंट। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है उसमें in such a reaction, what kind of a reaction? Organic reaction. In such a reaction, a covalent bond between two carbon atoms, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है? कार्बन चेन्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड या तो टूटता है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, तो इसलिए या तो कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, या कार्बन का किसी और एटम से कॉम्बिनेशन, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, वो बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन का बॉन्ड जरूर टूटना चाहिए, चाहे वो एक कार्बन हो दूसरे कार्बन के साथ या कार्बन और दूसरा कोई और एटम। तो इन सच अ रिएक्शन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स or a carbon and another atom is broken and a new bond is formed. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन वो है जिसमें एक कार्बन कंपाउंड है कम से कम और उसमें एक कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड किसी और एटम के साथ टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम ऑर्गेनिक रिएक्शन कहेंगे। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं, अब अगर आप आयनिक रिएक्शन लो तो वो तो आपने एक सॉल्ट लिया, एक लेट्स से एसिड लिया और एक बेस लिया, उनको मिक्स किया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, एक स्टेप में फटाफट। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो आयोनिक रिएक्शन था, ये जो है ये कोवेलेंट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शंस वैसे भी स्लो होते हैं और ये एक स्टेप में नहीं था। क्या हुआ? पहले आपने ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया और रिएजेंट लिया, वो आपस में रिएक्ट किए और इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट के बाद अगले स्टेप में प्रोडक्ट्स बने।
तो इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए आपको सारे स्टेप्स की सीक्वेंस आनी चाहिए। ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट जो होती है कि भाई ये पहले ये है लिया, फिर वो बना, फिर वो अगले स्टेप में ये बना, फिर हमें ये मिला, फिर हमें प्रोडक्ट मिला, फिर प्रोडक्ट में से बाई प्रोडक्ट निकला या इसी में से वो निकला। तो आपके जो रिएक्शन के स्टेप्स हैं उसकी नॉलेज जरूरी होती है। इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं कि पूरा स्टेप वाइज सीक्वेंस जो है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट की, पहले ये था, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर आपको प्रोडक्ट मिला। तो पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि ये था, ये बना, ये बना, ये बना। अगर ये था, ये बना, तो उसके कंडीशंस क्या थे, कौन से बॉन्ड्स टूटे, कौन से बने, ठीक है। उसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ा या आपको लेना पड़ा, क्योंकि जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर कोई दोस्ती को आप तोड़ोगे तो आपको बीच में आग लगानी पड़ेगी ना। तो वो जब भी बॉन्ड टूटता है तो उस बॉन्ड के टूटने के लिए आप एनर्जी देते हो, लेकिन जब भी बॉन्ड नया बनता है तो एनर्जी निकलती है। तो एक स्टेप अगर बॉन्ड टूटा, वो स्टेप जो है वो तो आपका एंडोथर्मिक हुआ, आपको एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन बाद में जब नए बॉन्ड्स बने तो एनर्जी निकली, तो वो स्टेप एक्सोथर्मिक है। तो हर स्टेप पे एनर्जी भी डिफरेंट होगी कि कितनी एनर्जी इस टेम्परेचर। अब ये स्टेप है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर एनर्जी निकल रही है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट छोड़नी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एक्सोथर्मिक स्टेप में आपको हीट घटानी पड़ेगी, एंडोथर्मिक स्टेप में आपको हीट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो रिएक्शन होगा। तो आप उस स्टेप में एनर्जी दोगे, आप उसको हीट अप करोगे। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सीक्वेंस पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्टेप में कौन सा बॉन्ड टूटा, क्या टूट रहा है, बन रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी कितनी चाहिए या कितनी छोड़ेगा, आपको टेम्परेचर रेज करना है या डिक्रीज करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन हर स्टेप पे रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। जैसे अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये दो रिएक्टेंट्स मिक्स किए और अब मैं सामने इसके बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि भाई ये फटाफट जो है ना मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये स्टेप है, ये स्टेप है, इसके लिए ये हीट है, सब कुछ तो मैंने पढ़ लिया और मुझे इमीडिएटली मिल जाना चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन ये स्टेप जो पहला वाला है यही 5 घंटे ले लेता है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आप सोचते हो कि अरे ये तो 5 घंटे, कल इसने 5 घंटे लिए थे, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको करके छोड़ के चला जाता हूं। और आपके 5 आप कहीं कैफेटेरिया चले गए या कहीं आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। और ये जो बीच में स्टेप था इसमें आपको रिएक्शन की कंडीशंस चेंज करनी थी, लेकिन ये वाला स्टेप जो है ये तो इंस्टेंटेनियसली हो गया। तो आप जब तक आए तो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ही कुछ और बने पड़े हैं, या आपको वो प्रोडक्ट जो रिएक्शन था उसकी स्पीड इफेक्ट हो गई, या आपकी यील्ड उतनी अच्छी नहीं मिली आपको। तो अगर एक स्टेप की स्पीड क्या है, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, इस स्टेप पे मुझे क्या करना है, इस स्टेप में कौन सी कंडीशंस में, तो आपको ये रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म आना चाहिए। और इसी डिटेल को रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है, द कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? Reaction mechanism is a sequential account. Sequential मतलब एक के बाद एक sequence में. A sequential account of each step. हर step बताता है. Describing, और हर step में क्या क्या बताना है आपने? सब details. Describing details of electron movement, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स का मूव करने का मतलब क्या है, बॉन्ड टूटना या बॉन्ड फॉर्म होना भी तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही है। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स मतलब थर्मोडायनेमिकली वो कैसा है, आपको वो एक्सोथर्मिक स्टेप है या एंडोथर्मिक स्टेप है, तो एनर्जेटिक्स इज थर्मोडायनेमिक्स। ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूटना, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब नया बॉन्ड बनना, उसमें एनर्जी में चेंजेस क्या आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। और हर स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब केमिकल काइनेटिक्स। ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स डील करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन से। थर्मोडायनेमिक्स डील करता है एनर्जी चेंजेस केमिकल रिएक्शंस में। तो आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सब डिटेल्स हर स्टेप पे पता होनी चाहिए, और ऐसी डिटेल्स जो आपको देता है उसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। एक अकाउंट जो सीक्वेंस में, अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, the energetics,
electron movement, formation of bond, breaking of bond, energetics, whether energy is absorbed or given out, the rates of transformation of reactants, कि fast हो रहा है या slow हो रहा है हर step into products, which is chemical kinetics, is referred to as reaction mechanism. ऐसा एक sequential data जो है या account, उसको हम reaction mechanism कहते हैं. हमें रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों पता होना चाहिए, हमें किस लिए क्या जरूरत है रिएक्शन मैकेनिज्म हमें मालूम हो. एक तो अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मुझे इच्छा है जानने की कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं. तो इसलिए मैं इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स को सिर्फ इसलिए जानना चाहती हूँ बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड कैसे रिएक्ट करेगा और ये क्या प्रोडक्ट्स बनाएगा. सिर्फ नॉलेज के लिए भी हो सकता है. दूसरा, अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो भी मुझे समझ में आनी चाहिए कि भी ये रिएक्शन कैसे होगा, हर स्टेप कितने स्टेप्स होंगे, मुझे क्या क्या रिएक्टेंट चाहिए होंगे, कौन सी मशीन चाहिए होगी, मुझे इसे उबालना है या मैंने फ्रीजर में रखना है इसको, तो आपको टेम्परेचर रेज करना है या आपको टेम्परेचर लोअर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा एपरेटस, आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा. एक सिंपल सा ऑर्गेनिक रिएक्शन चाय बनाने का जो हम किचन में करते हैं, उसमें हम शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, टी लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो उन सबको कब डालना है, कौन सा स्टेप है, किसमें टेम्परेचर कितना रेज करना है. अगर हम उसे बिल्कुल हाई हीट पे बनाएंगे तो सारी चाय गिर जाएगी. अब हमें जैसे ही उसमें थोड़ा बॉइलिंग आना शुरू होएगा तो हम उसे सिमर करेंगे. तो हम बेसिकली वो सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हमें पता होना चाहिए किसमें टेम्परेचर को क्या हो रहा है. ऑफ कोर्स हम चाय बनाने में हम उसके केमिकल रिएक्शन को नहीं देखते, बट बेसिकली ऑल्दो हमें पता नहीं है कि वो उसका एक्चुअल केमिकल रिएक्शन क्या है, बट कर तो हम वही रहे हैं ना. सो उसकी नॉलेज रिएक्शन मैकेनिज्म की सिर्फ इसलिए होती है कि द नॉलेज इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसकी मैकेनिज्म की नॉलेज हमें हेल्प करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए, या अगर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री में बना रहे हैं किसी कंपाउंड को, तो हमें उसको प्लानिंग उसकी और स्ट्रैटेजी हमें पता होनी चाहिए कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए होंगे, कैसा टेम्परेचर चाहिए होगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन में. अगर मुझे इतने टन बनाना है सामान या इतने किलोग्राम्स बनाना है तो मुझे कितना रिएक्टेंट लगेगा, मुझे कौन सी कंडीशंस, कौन से टेम्परेचर पे कितना स्पीड होगा, वो सब अगर मुझे नॉलेज है तो ही मैं उसे सक्सेसफुली कर पाऊंगी या ऑप्टिमम लेवल पे कर पाऊंगी. तो ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. और इसके साथ I'll wind up today's video. If you found it helpful, give it a thumbs up, subscribe to my channel, recommend it to your friends, and please keep returning for more videos in chemistry. Thank you for watching, and bye-bye for now.